ओके, ठीक है। और वीडियो क्लियर आ ही रहा है आई थिंक, ठीक है बस, तो फिर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो, ठीक। वो 31 अगस्त वाला लेक्चर आ गया है क्या? लेक्चर आ गया क्या तो सर पे? नहीं। और कैपेसिटर में हम इस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे कि हमें होमवर्क मिलने लग जाए, क्योंकि पहली चीज है उस चैप्टर को ढंग से समझते हो तो चले भाई, वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लेते हैं। तो कल कोई दिक्कत तो नहीं, PA1 समझ में आ गई सारी बातें? अरे हाँ ना, ठीक है सब, चलो। तो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने दो चीजें बताई थी आपको, इलेक्ट्रो का यूज बताया था, एक तो ये हमने देख लिया था, I2 पढ़ रहे हो, I3 पढ़ रहे हो। कैपेसिटर में पता है क्या होगा? कैपेसिटर में आपको ऐसे दिखेगा, आपको चार्जेस आते हुए दिखेंगे। इधर से Q1 चार्ज आया, इधर से Q2 चार्ज आया, इधर से Q3 चार्ज आया। तो क्या लिख दूं फिर से? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या जंक्शन रूल की तरह अप्लाई कर सकते हैं क्या इसको? या फिर मान लो मेरे पास ये वाला डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम दिख रहा है मेरे को, ये इधर से कुछ Q1 आ रहा है, इधर से Q2 आ रहा है। ये कहता है ये वाला कैपिटल Q बताओ, तो कैपिटल Q कितना लिखूं यहां पे? Q1 प्लस Q2। क्या इन बेसिक चीजों को हम यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ये सब जो आपने जंक्शन रूल के अंदर पढ़ा है उसी का ही एप्लीकेशन है, बट काम आएगा इसलिए हमें पता रहे। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि भाई कैपेसिटेंस जो है, तो ये तो हो गया हमारे पास जो कि हमें प्री रिक्वायरमेंट्स है। प्लेट्स मैंने आपको करके आने को बोल दी थी, कंडक्टर थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो ना एक बार, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर हम उन दो प्लेट्स की बात कर रहे होंगे। ओके, ऑनलाइन वाले कोई डाउट्स हैं तो अपने यहां पर लिख दें। एंड आई थिंक ये ग्रुप भी PA1 में मुझे ऐड कर दिया गया है, PA1 के अंदर मैं ऐड हो गया हूं। मुझे तो जो समझ नहीं आता है, PA1 PA2 के दोनों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे 200 बच्चे हैं, वो मेरे PA2 में भी हैं, जबकि आते 100 के प्लस ही थे। वो 200 क्यों है? एक एक ने दो दो, तो या तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, तो उस पर ही सब लोग आ जाना एक साथ ही। हाँ, तो वो एक ही जगह हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ओके, तो ठीक है, चलो आगे से कंटिन्यू करते हैं फिलहाल तो। चलो, तो अब हम समझे पहले तो कि कैपेसिटेंस जब है तो हम बात कर रहे हैं किसी चीज को होल्ड करने की। अच्छा, क्या लगता है वो किस चीज की कैपेसिटी है? जैसे बकेट की बात करते हो तो बकेट क्या होल्ड करती है? वाटर। वो क्या होल्ड करता है? वाटर को होल्ड करता है। ये किसको होल्ड करता है? देखो, अब सुपरफिशियली देखे तो चार्ज को ही होल्ड कर रहा है वो, बट उस एक बात बताओ, जब जब चार्ज जुड़ेगा तो क्या उससे कोई पोटेंशियल लिंक होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल लिंक होता, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा कि नहीं होगा? अरे पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो भाई, चार्ज आती पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो सीक्वेंस को समझो, ठीक है, नो डाउट आपको दिखेगा होल्ड चार्ज करता हुआ ही, बट अगर हम उस सीक्वेंस को समझे तो यार, चार्ज चार्ज आया तो कोई पोटेंशियल आया, पोटेंशियल आया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ध्यान है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एक हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके पढ़ा था। अच्छा, एक शेल की सेल्फ एनर्जी होती है, वो तो पढ़ा होगा। ये एक शेल था R रेडियस का, इसकी सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर KQ²/2R। ध्यान आ रहा है? तो वो एनर्जी कहां स्टोर होती है? इसके अंदर तो फील्ड जीरो है, अंदर तो फील्ड जीरो है ना। वो एनर्जी कहां स्टोर्ड है? यहां से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक। तो एक्चुअली में ये जो आप टर्म पढ़ते थे, एक हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये सब रिवीजन की टर्म्स हैं, इसलिए रैंडम ऑर्डर में लिख रहा हूं। पता होनी चाहिए ना भाई, एनर्जी डेंसिटी ये क्या चीज थी? ये थी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो वास्तव में जो कैपेसिटर है ना, वो एक तरह से किसको स्टोर करता है? एनर्जी को। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है तो किसको स्टोर करता है? वो स्टोर करता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ड्यू टू इट्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल जो कैपेसिटर्स की कहानी है वो है इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा हाँ यार इसमें तो एनर्जी स्टोर्ड है। तो कहानी ऐसे है कि चार्ज है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्टोर कर रहा है वो एनर्जी, तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई पोटेंशियल एनर्जी पीई भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, या इस तरह से मेरा मन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दूंगा, इससे बड़ा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एसोसिएटेड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो हमने कल एक एग्जाम्पल लिखा ना डिफिब्रिलेटर, वो डिफिब्रिलेटर बेसिकली क्या करता है, वो एक दोनों प्लेट्स पे चार्जेस हैं, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो वो करंट फ्लो हुआ हमारी बॉडी कंडक्टर, तो बेसिकली वो एक्चुअली क्या फ्लो ऑफ एनर्जी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने क्या करा दी, फ्लो करा दी। तो वो जो कोई थंब करता है, ठीक है, वो थंपिंग इफेक्ट भी कुछ डालता है, बट जब एनर्जी फ्लो हुई तो बॉडी की इंटरनल फ्लो हुई, तो वो उस हार्ट को जो एक पंप चाहिए इमीडिएट, वो आ रहा है ड्यू टू एनर्जी, उसके कारण क्या हो रहा है, उसको वो पंप मिल रहा होता है, गेटिंग इट। तो वो एक स्टोर्स लार्ज टू बी यूज, किस लिए, ये जब फैन भी आपका चलता है ना, तो इस फैन में अगर कभी घर पे ऑब्जर्व करा हो तो कैपेसिटर जनरली, अगर आप गूगल पे इमेज डालोगे, गूगल पे लिखो कैपेसिटर, तो आपको कैपेसिटर के नाम पर ना ये इस तरह के अरेंजमेंट दिखेंगे, आपको एज ए सिलेंडर्स दिखेंगे कैपेसिटर के नाम पर, अगर आप गूगल पर डालोगे तो। हो सकता है इस पे ऐसी मार्किंग हो, इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो, या हो सकता है कि एक ही जगह पर दोनों मार्किंग्स हो रखी हो, एक ही जगह पर दोनों मार्किंग्स हो, इधर ही पॉजिटिव हो और इधर ही आपका नेगेटिव हो। तो पंखों में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं हमारे, तो जो पंखे का एक स्टार्टिंग रोटेटरी मोशन है ना, वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। कभी कभी होता होगा ना, फैन नहीं चला तो एक बार धक्का देते हो उसको जोर से, उसका और भी यूज है, एसी एक्चुअली सप्लाई आती है एसी करंट की, तो ऑल्टरिंग करंट के अंदर तीनों चीजें काम आती है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और एक इंडक्टर पढ़ेंगे हम, वो एक सेपरेट यूज है, वो अभी यहां समझ में नहीं आएगा, बट एक स्टार्टिंग यूज है उसका, वो इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करना, कि वो क्या कर सके, एक बार वो फैन भी अपने इनर्शिया टू रेस्ट को क्या कर सके, ओवरकम कर सके ना भाई, कोई ना कोई इसमें मोटर तो होगी ना जो घूमेगी एकदम से, और फिर क्या करता रहेगा, उस पंखे को क्या मिल जाता है, एक बार वो एक तरह से इंपल्स बोल दो या एक एनर्जी बोल दो, जो उसको क्या करती थी, एक बार घुमा देती है और फिर वो क्या करता रहता है अपने, फिर तो स्पीड के अकॉर्डिंग वो घूमता जाता है बस। तो ऐसा ही कुछ काम आपके उस फैन में कैपेसिटर भी कर रहा है, और वो कैपेसिटर जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत छोटा सा है, ऑब्वियसली छोटा सा है, रेजिस्टेंस लगते हैं, कैपेसिटर लगते हैं, रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ते होंगे, कलर कोडिंग पढ़ी होगी हमने, हाँ ये ब्लू पेन चाहिए। तो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं ये सब चीजें, जितनी हम बड़ी यहां दिखाते उतनी बड़ी बड़ी नहीं है ये इसमें से निकालोगे तो इतना कैपेसिटर निकलेगा बस, वो डेट सेट, ठीक है चीज, कर लो इसको नोट एक बार। कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोलते हैं, बिल्कुल, कंडेंसर भी सेम चीज है बेटा। बेटा ये जो एनर्जी स्टोर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स से कौन सी एनर्जी जुड़ी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। It stores electrostatic potential energy associated with its electric field. ये कैपेसिटर की बेसिक वो है, स्क्रीनशॉट 1। और यार हाँ ये मतलब जो क्लासरूम में बैठे हैं, और मुझे नहीं पता तुम्हारी बचपन की ट्रेनिंग कैसी रही है, पर मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, जिसमें से 4 दिन अभी हो जाएंगे, दूसरा दिन आज है, फ्राइडे सैटरडे में हो नहीं, मंडे ट्यूसडे, ये मैं लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, आपको वेट नहीं कर रहे हैं कि सर रुकेंगे तो लिखेंगे, समझ रहे हो ना, हाँ वो नोट साथ साथ बनेंगे। हालांकि ये सब ट्रेनिंग 11वीं में पूरी हो जाती है, बट अब 11वीं में तो मौका ही नहीं था हमारे पास, घर पे पढ़ रहे थे, किसी ने ट्रेन करा भी नहीं होगा, तो ये साथ साथ में वहां ऑप्शन भी था, स्क्रीनशॉट लेके काम चल रहा था, बट क्लासरूम के लिए इफेक्टिव चीज है ये नहीं कि मैं हर बार रुक रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट थोड़ा करेंगे हम, तो चलता जा रहा है, अपने साथ साथ नोट्स बनाने की प्रैक्टिस रखो। शुरू में दिक्कत आएगी, 2 बार तो बोल भी देना बोर्ड मिटाओ मत सर, पर जब तक मैं मिटाना शुरू नहीं करूंगा तुम लिखना शुरू नहीं करोगे, है ना, जब तक कष्ट नहीं होता तो हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं बस। तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार
अरे तो मैकेनिज्म तो भी आएगा ना बेटा। ठीक है, अरे ये एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये जनरल कैपेसिटर्स अवेलेबल इन मार्केट, दीज आर कैपेसिटर्स इन मार्केट, जो कि किस तरह के हैं, कैपेसिटर्स इन मार्केट, जो कि मोस्टली कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स इन मार्केट। अब पता है ये मुझे फायदा हुआ था, अभी JP01 में भी हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं कैपेसिटर के, बट पहले लेक्चर पर तब तक ऑनलाइन चल रहा था, तो बहुत सारी चीजें मैंने उनको वैसे बता दी थी, बट कोई बात नहीं है, दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, मोस्टली सिलेंड्रिकल ही मिलते हैं हमको। मैं ये लिखने की स्पीड जो है ना अपनी, वो साथ साथ लिखोगे तो ही मेंटेन होती है। और ये कई सारी चीजें जो कोटा का बच्चा ट्रेन होता है, और वो ट्रेनिंग 11 से चालू हो जाती है बस, बट चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो ये तो हो गया भाई, कैपेसिटेंस का मतलब क्या स्टोर कर रहा है, वो एक तरह की एनर्जी को स्टोर करता हुआ चल रहा है, क्योंकि पक्का तो हम समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बाल्टी भरते हो, अब नल खुला छोड़ दिया, तो क्या होता है उस बाल्टी से चार्ज, वो पानी ओवरफ्लो होने लगता है ना भाई, तो उसके लीकेज बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। ये छोटा सा एक मिसकॉन्सेप्ट ना इसमें आता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि भाई कोई भी बॉडी है तो उसकी भी तो कैपेसिटी होगी, उससे ओवरफ्लो होने लग जाएगा, पर कई किताबों में उसको लीकेज लिख देते हैं, बाकी है वो, लेकिन अपने आप में क्या, वो ओवरफ्लो क्यों होता है, कब होता है, सब आएगा डिटेल में, चिंता मत करो। चलो लेट्स सी, देखो जरा, हटाएं सबको। तो पूरी चीजें, वो कैपेसिटर वर्क कैसे कर रहा है, वो सब हमें समझ में आता जाएगा। चलो नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ capacitance of a body, of capacitance of a body. This body could be, is basically a conductor, this body is a conductor. Numerical value of capacitance of a body is defined as amount of charge required to raise its potential, by 1 volt. To raise its potential by 1 volt. हाँ, जो ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर होता है, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटर ओनली। ट्यूबलाइट का पहले स्टार्टर्स आते थे, तो सॉर्ट ऑफ वैसा ही कुछ होता है वो भी। Numerical value of capacitance of a body is defined as amount of charge required to raise its potential by 1 volt. यानी कि अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस 1 फराड। तो 1 फराड का मतलब क्या हुआ, 1 फराड इज व्हाट, 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है ना, अभी तो 1 फराड का मतलब क्या हुआ, जब बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए हो, 1 कूलम, तो उस बॉडी का पोटेंशियल क्या, वो कैपेसिटेंस क्या चल रहा है, 1 फैराड चल रहा है। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, तो ये बॉडी भी बोलते हो, कंडक्टर भी बोलते हो, कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई, सारी चीजें वैसे भी डिफाइंड है, कंडेंसर भी बोला जाता है। सपोज करो कि ये लिखता है अ बॉडी नीड्स Q इक्वल्स टू 5 into 10 के पावर -6 कूलम ऑफ चार्ज to raise its potential by 250 volt. Find its capacitance.
बोलो भाई क्या आंसर, क्या करना है सिंपली, द बॉडी नीड्स दिस मच चार्ज टू रेज पोटेंशियल बाय 250 वोल्ट्स, तो क्यू बाई वी नजर आ रहा है हमें बस, और क्या, तो सी बराबर क्या बन गया सिंपली क्यू बाय वी, इसको कुछ लोग चाहें तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी भी लिख देते हैं, चाहो तो डी क्यू बाय डी वी भी लिख सकते हो, अगर क्या चल रहा हो, कांस्टेंट है तो, अगर क्या है वो कांस्टेंट है तो, ये कांस्टेंट होता भी है, ठीक है, जरा दिखाया था अभी, इसका ग्राफ भी बताया था आपको, तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से सॉल्व करके हमारे पास, तो क्यू कितना बन गया, क्यू इज 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 250, तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये स्क्रीनशॉट, जस्ट क्या ऐसी छोटी मोटी एक बार बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए तो वो हेल्प कर देता है, ये हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ले और बेसिक सवाल ही नहीं समझ पाए, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, तो सिंपली कैपेसिटेंस मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कितना चार्ज चाहिए बॉडी को, अगर उसका पोटेंशियल मुझे किस पे क्या बढ़ाते जाना है, 1-1 वोल्ट से बढ़ाते जाना है, तो एक बात बताओ, वो कह रहा है कैपेसिटर किस पे डिफाइंड है कि भी कितना चार्ज चाहिए कि पोटेंशियल 1-1 वोल्ट से बढ़ता रहे, तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है या वो चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो कहता है कैपेसिटेंस क्या चीज है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, तो चार्ज कितना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, बेसिकली कैपेसिटेंस पे, चलो जरा दिखा देता हूं, याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या V और I पे डिपेंड करता है क्या, ओम्स लॉ नहीं, R तो किस पे डिपेंड करता था, आर इक्वल टू क्या चीज थी, रो एल बाई ए, रो तो क्या हो गया रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल, एल बाई ए क्या बन गया मटेरियल की ज्योमेट्री, डायमेंशन लेंथ आ गए, एरिया आ गए, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल उसकी ज्योमेट्री पर, सेम कैपेसिटर के साथ होता है, और सेम हम एक वर्ड पढ़ेंगे इंडक्टर, तो वो इंडक्टर तो क्या बहुत कुछ, रेजिस्टेंस रेजिस्टर, कैपेसिटेंस कैपेसिटर, इंडक्टर इंडक्टेंस, बस अपने आप वो वाली चीजें भी हमारे पास आ जाएंगी, चलो देखो जरा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देके समझाता हूं ये चीज, मान लो ये देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये मैंने आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया, आइसोलेटेड, एक बात बताओ, ये स्फीयर में सॉलिड लूं या हॉलो लूं, या कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज जब भी दूंगा तो कहां आएगा, हमेशा सरफेस पर ही, तो चाहे मैं इसको हॉलो ले लूं या मैं चाहे इसकी क्या कर दूं और इसको सॉलिड ले लूं, वो चार्ज तो हमेशा कहां आना है, उसकी सरफेस, तो मैंने इसको सपोज क्यू चार्ज दिया, जिसको मैंने क्या दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है यहां तक, तो मुझसे कोई पूछ रहा है अच्छा इंफिनिटी पे हमने पोटेंशियल क्या मान रखा है, रेफरेंस क्या होता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं हम, वी एट इंफिनिटी इज व्हाट, 0, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक रेफरेंस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, तो यहां इसके जस्ट बाहर ये सरफेस वाले पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल एट सरफेस रेडियस आर दे रखा है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो कितना आएगा पोटेंशियल एट सरफेस पॉइंट पर, सरफेस एस से मतलब सरफेस, कितना आएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय यानी कि क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आएगा, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना आ रहा है जल्दी देखो जरा, क्या आ रहा है कैपेसिटेंस, क्यू बाय वी, यही तो होगा, आप क्यू देते जाओगे क्या चेंज होता जाएगा उसका, वी चेंज होता जाएगा, ये टर्म तो क्या चल रही है देखो, कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया मीडियम की परमिटिविटी, और आर क्या उसका बॉडी का डायमेंशन, बिल्कुल, तो क्या चीज पे किस पे डिपेंड कर रहा है ये, ऑन मीडियम एंड बॉडी डायमेंशंस, एंड बॉडी डायमेंशंस पे क्या करता है, ये भी डिपेंड करता है, तो इसका मतलब अगेन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, चार्ज या वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर कोई मुझसे बोले कि ये ग्राफ बनाएं, क्यू और वी का ग्राफ बनाएं, ये हटा दो इधर का, तो इसमें तो क्यू और वी ग्राफ क्या बनेगा भाई,
तो Q एंड V ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी की स्लोप क्या चल रही है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V भी कर सकते हो या dQ बाय dV भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेम जैसे V इक्वल टू IR में रेजिस्टेंस ओम्स लॉ ओमिक बॉडीज के लिए बात करते थे तो V और I पे डिपेंड नहीं करता, वैसे Q जो है वो C पे डिपेंड कर रहा है, C Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस बात को समझना। डायमेंशन, ठीक है। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट वो करेक्शन कर लेना जरा। हमने क्या लिखा था वहां पर, 20 नैनो फेरेड आया था ना वो, एक मिनट हाँ ये कुछ गलत लिख दिया हमने, करेक्शन देख ले। 20 नैनो फेरेड को मैंने माइक्रो फेरेड गलत लिख दिया ना, ये तो बनेगा 20 इंटू 10 की पावर -3 माइक्रो फेरेड बनेगा। हाँ 20,000 तो अगर करोगे तो 20,000 तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -12 आ जाएगा, ये तो बनेगा 20,000 पिको फेराड। हाँ ये करेक्शन कर लेना भाई, थैंक यू बेटा। ये सारे होशियार बच्चे ऑनलाइन में बैठेंगे क्या, किसने बोला था, अरे बोलो ना। नहीं नहीं ऐसे यार, गलती क्या है यार, तो ह्यूमन एरर है, उसमें क्या है, कमाल है, तो मतलब गलती नहीं निकाल रहे, बड़े सही बच्चे हो तुम्हें। नहीं बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोलना ही चाहिए, सारे सब लोग गलत नोट कर लेंगे, फायदा। हम्म, कुछ नहीं लिखा, हॉलो या सॉलिड लिखा है, हॉलो या सॉलिड, हाँ ये ना, हॉलो और सॉलिड, और क्या लिखूंगा उसके अंदर, क्यों पता नहीं पड़ रहा तेरे को, रुक जा, मैं भी देख लू जरा। आई सेट तो ठीक है तुम्हारी, आगे तो ठीक है ना अपनी, ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब भी क्या टेस्टिंग मोड में है क्या, HOL और सॉलिड, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह थोड़ा आस पड़ोसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और पूछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुम बिहार से हो क्या, बिहार से हो, नहीं बेटा डरते क्यों इस बात के लिए हो, बिना बात के, ऐसे तो बड़े बिंदास घूमते हैं सारे, नहीं मेरे बहुत से फ्रेंड्स है, 2-3 IIT दिल्ली में, बहुत सारे आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं वहां तक आया तो बेचारा घबरा गया एकदम से, टेंशन मतलब उसमें तो घबराहट से समझा बिहार से है क्या, और कुछ नहीं, मस्त रहा घर। हाँ तो इससे टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखो जरा, अब मुझे मां बताओ, अपने आसपास में आपको एक सबसे बड़ा कंडक्टर क्या नजर आता है, अपने आसपास में सबसे बड़ी कंडक्टिंग बॉडी क्या नजर आती है, क्या, कंडक्टिंग बॉडी अर्थ है ना, नियरेस्ट तो वही है, मतलब हमारे आसपास में अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, अरे जितना चार्ज उतना ले लेता है ना वो, उसको पोटेंशियल हमेशा क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं हम। अच्छा तो ये अर्थ ले लूं अगर मैं, तो अर्थ का रेडियस क्या चल रहा है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ तो एक बात बताओ ना, इस अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो जरा, बताओ जरा, क्या ये अर्थ अपने आप में यही है क्या, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, जो पूरा अर्थ है, ऑब्वियसली उस अर्थ के मुकाबले का तो कुछ है नहीं हमारे आसपास, देखो जरा कितना आता है कैपेसिटेंस, तो हमारे यहाँ पे सबसे दूर से कौन आ रखा है, कि कल मुझे एक बैच में 2 बच्चे मिले, वेस्ट बंगाल से आ रखे थे वो, हमारे यहाँ पर है कोई जो बड़ी दूर से आया है ऑफलाइन में, अरे कोई तो होगा जिसको लगता हो कि मैं दूर से आया हूं, बस एक अकेले है क्या वो, नहीं नहीं और भी तो बिहार से तो और भी आए होंगे यार, तुम अकेले थोड़ा हो, बिहार से हो ना, हाँ कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, दरभंगा, और भी तो होंगे तो, आप कैलकाटा से, तो कैलकाटा की दूरी और ज्यादा हो गई, नहीं मैं तो जस्ट देख रहा हूं कि
फाइनली वापस से कोटा, जो अलग अलग प्रदेशों से, स्टेट से लोग आते थे, वो आने लग गए या नहीं आने लग गए? आप कहां से? अच्छा, दरभंगा बिहार से। चंपारण? चंपारण? चंपारण तो लगान वाली टीम का क्रिकेट मैच हुआ था। चंपारण तो वही है ना वो, तुमने मूवी देखी थी कि लगान, आमिर खान की? कितनों ने देखी है? ये, ये बाकियों ने देखी ही नहीं? अरे चंपारण गांव था ना उसके अंदर, बहुत पुरानी होगी, 20 साल, मतलब मैं उस समय शायद 2001-2 की बात है, क्लास 10th में था मैं। तो 20 साल तो तुम्हें पैदा हुए नहीं हुए। हाँ मतलब तो ठीक है, तो मतलब कोई बात नहीं, दो थोड़े बड़े होते तो अच्छी पिक्चर है, तो ये तब तक तो वहीं उसी चंपारण के हो गया तुम? मास तो हटाया। अच्छा, बिहार में कोई अलग चंपारण भी है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तो तुम तो बेटा वहीं बैठे रहो ऑनलाइन वाले, तो क्या करूँ तो तुम्हें क्या लगता है हमें ऑफलाइन में मजा क्यों आता है? तो इतने दिन से कैमरे से बात ही नहीं हो रही थी मेरी, कोई क्या बात करता उससे? अरे भी टीचर बने थे, किसी कारण से तो टीचर बने थे यार, मुझे भी तो अच्छा माहौल चाहिए कि नहीं क्लास में? देखो आज थोड़े चेहरे तुम्हारे मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कल तो वरना सारे 12th वाले ना एकदम ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे, JP01 वाले भी ऐसे शांत से, जैसे तो हम कोटा आगे पता नहीं कोटा में क्या होता है, डंडे पड़ते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डरे डरे से बैठे थे बड़े। तुम्हारा बैच भी थोड़ा, हालांकि 11th मेरा बड़ा बिंदास बैठे थे कल, 11th वाले बच्चे थे ना, वो मस्त मूड में थे एकदम। अब सुनो कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁻⁹। तो ये कितना बन गया? 1/9 × 10⁻⁹ इंटू, तो कैलकुलेट नहीं किया था? बातें सुन रहा था जो, तो तुझे क्या लगता है बातें क्यों कर रहा था मैं? बातें तो इसलिए कर रहा था कि बाकी जो है वो कैलकुलेशन करते रहो भैया अपनी। हाँ, वाह यार, तो बातें सुन रहा था बेटा। बातें काम की हैं वैसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर बातें इसलिए नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट हो, बातें इसलिए हैं कि वो जो चार जो फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं उनका भी मन लगा रहे क्लास में, और जो थोड़े स्लो स्लो करते हैं वो कैलकुलेट कर लें फटाफट। और बेटा देखो, मैं सच्चाई बता दूं, ऑफलाइन जो कोटा सिलेक्शंस हैं वो इसीलिए हैं ताकि, मतलब ऐसे कोई बुरा नहीं होना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठे हैं, सर बोल रहे हैं, अच्छा सर ने लिखा हम भी लिख लेंगे। देखो तुम ऑनलाइन में यही कर रहे थे, कौन देख रहा है कैलकुलेट करा के नहीं करा, लेकिन मेरी क्लास में ये नहीं होगा। हाँ तो मैंने बोला ना, अभी 4-5 दिन तक का समय है, अपने आप को सेट कर लें। अब क्लास में बैठो तो कैलकुलेशन तो करोगे ना यार, और बहुत आसान है, यहाँ तो क्या 64/9, 7 यही तो आ गया, बस वो 7 आ गया, और 10⁻⁻3, क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो कि सिलेक्शन, देखो तुमने नोट्स देखे हैं जो इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तो नोट्स तो ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी चीजें हैं भाई, कुछ तो एडवांस के सवाल भी आ गए, सब समझ में आता है, बच्चे सारे कहते हैं समझ में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए नहीं होते ना, क्योंकि जब पहली बार प्रैक्टिस करनी थी तब भी आपने ईमानदारी से काम नहीं करा, अब यही कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि मैं घर पे जब सवाल में कैलकुलेशन आएगी मैं उसको कर लूंगा? और जब तक उसको नहीं करोगे तो एग्जाम में तो हाथ कांपते हैं फिर कैलकुलेशन देखते ही, ऐसे सवाल भी गलत करके आते हैं फिर बच्चे, क्योंकि इसमें 10 की पावर का खेल आता है, वो वही गलती होती है, अच्छा -7 -8 ले गई, तो गड़बड़ है ना फिर, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। कितने लोग कैलकुलेटर यूज करते हो? कितने लोग कैलकुलेटर यूज करते हो? बस एक एक वो है जो मान रहा है इस बात को, बाकी देखो बागों की स्माइल बता रही है, सर करते तो है हम कभी कभी। बंद कर देना जितना जल्दी हो सके, अगले 8-10 महीने टच मत करना कैलकुलेटर, जब तक कि कोई तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर तुम्हें ना बोल दें, स्पेशली कोई 2-4 मोल कॉन्सेप्ट के सवालों के लिए, उसके आदत मत डाल लेना, एग्जाम में दिक्कत होती है बहुत बुरी वाली। हाँ मत कर यूज करना, स्क्रीनशॉट फ्री, ठीक है चलो। कोई एक ऑनलाइन में होशियार बन रहा है, मैं करता हूँ। अबे एग्जाम में कंप्यूटर पे वहां पे कोई कैलकुलेटर खुलता नहीं है एडवांस के अंदर, गलत फहमी मत रहना भाई, वो ओरिजिनल एग्जाम जो है जेई मीन्स और जेई एडवांस, वहां कोई ऑप्शन नहीं आता, कुछ और खोल भी मत लेना, वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से सीधे ही। हाँ 6.4 है,
बेटा 6400 किलोमीटर होता है ना, तो उससे कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो ये 6.4 ही तो बनेगा। चलो, बट फाइनली तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है ऑफलाइन पढ़ाने में। तुम तो वैसे ही हो ना, पहले कुछ समझ आता था ना आज कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, फीस भर दी थी हमने टाइम से, थैंक यू उसके लिए। चलो बढ़े आगे। चलो अच्छा एक बात बताओ जरा, ये जो वैल्यू आई है, ये क्या बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है? बहुत छोटी वैल्यू है यार। उस पंखे में लग रहे हैं 20-20 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर। दो तो अगर मान लो मैं कहता हूं चलो उस पंखे में 70 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लग रहा है, तो उस हिसाब से उसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1/10। अब कहां से लाए? मतलब एक पंखे के लिए अगर हम अर्थ के 10-10 1/10 पार्ट जैसे कैपेसिटर लाने लगे तो काम हो लिया। वो संभव ही नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए कि हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकें, बढ़ा सके। ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। पता नहीं क्यों मैं भी हंस रहा हूं स्क्रीन को देख के। तो जोक मारूंगा तो हंसेगा ही ना यार बेटा, मतलब कमाल है। बट हाँ, कम से कम मुझे सामने हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, तो जोक मारने में, हंसने में, डांटने में कोई मजा तो आएगा यार कम से कम। इतने से डांट भी रहे तो कैमरा को डांट रहे हैं, और जिसको डांट पड़ रही है मालूम पड़ा हो तो इतनी देर के लिए मीटिंग छोड़ के चला गया। होता ही था कई बार, तुमने छोड़ी होगी, या सर को बोला होगा सर जिसको डांट रहे हो छोड़ के चला गया, क्या कर रहे हो आप? तो क्या फायदा। बट कोई बात नहीं, जरूरी है ये ट्रेनिंग, बहुत जरूरी है कोटा आकर के। इंजीनियरिंग कॉलेज में आओगे तो बहुत मजा आएगा, वरना वो ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते पहुंच गए तो रही हो जाएगी वहां पर तो। और भाई ये दुआ मत करना कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर कॉलेज का रैगिंग से बचने के लिए ऑनलाइन हो जाए, कि रैगिंग नहीं होगी चलो ऑनलाइन इंजीनियरिंग कर लेंगे। नहीं, हाँ बहुत बड़ा नुकसान है वो, कि रैगिंग नहीं होगी चलो ऑनलाइन इंजीनियरिंग कर लेंगे। चलो खैर आगे बढ़े। अच्छा अब जरा देखो, तो हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक चाहिए कि हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकें, बढ़ा सके। तो वी नीड अ टेक्निक टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, मीन अ टेक्निक टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। अब यार देखो ऐसा है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि हमारे जेई में ये चीज इतनी काम नहीं आती। आपकी 12th की बुक में इसकी थ्योरी समझा रखी है। मैं तो आपको वो तरीका बताता हूं। आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगी एक कंडक्टिंग बॉडी, दिस इज कंडक्टिंग बॉडी 1। ये होगी कोई कंडक्टिंग बॉडी 1। इसको आपने कोई क्यू चार्ज दे रखा होगा, इसको आपने कोई क्यू चार्ज दे रखा होगा। ठीक है। इसके पास में आपको दिखेगी एक और कंडक्टिंग बॉडी 2, और इसके आपने कर रखी होगी अर्थिंग। बस ये जनरल अरेंजमेंट है एक कैपेसिटर का। जरूरी नहीं है कि वो दो स्फीयर्स हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ये एक रैंडम बॉडी, इसको कोई क्यू चार्ज दे रखा है, और ये पास वाली बॉडी इसकी अर्थिंग कर दी। हो सकता है कि ये एक प्लेट हो, इस प्लेट को आपने क्यू चार्ज दे रखा है, और दूसरी वाली प्लेट की आपने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। या हो सकता है कि ये कोई एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट हो, ये ऐसे एक सिलेंडर दे रखा हो, ये एक और सिलेंडर लगा के दे रखा हो, और आपने क्या कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। ये जनरल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो ये क्यों आए, इसकी थ्योरी अगर किसी को देखनी हो तो वो 12th की रेफरेंस बुक पढ़ ले, क्योंकि फिलहाल उसमें एंटर करके हमें कोई टेक्निकली फायदा नहीं हो रहा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी हैं जो कि घुस के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनरल अरेंजमेंट्स ऐसे दिखते हैं हमें, ऑल जनरल अरेंजमेंट्स। तो जनरली कैपेसिटर में आपको कैपेसिटर, एक बात बताओ, क्या एक सिंगल स्फीयर भी कैपेसिटर है या नहीं है? बेटा अब तुम ऑनलाइन में ऐसा भी सवाल पूछोगे, एनसी का फुल फॉर्म, एन से मतलब नैनो होता है ना बेटा, बस। हाँ भाई, एक सिंपल, ये आईएनसी है, इंक्रीज। ओहो, अबे ये इंक्रीज है। ठीक है ना। हाँ, एचसीवी में भी दे रखा है वो कॉन्सेप्ट, चाहो तो रीड कर लेना, मतलब पर उसको क्लास में बता के हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो क्या एक सिंगल बॉडी भी कैपेसिटर है क्या? बिल्कुल, अभी निकाला ना हमने अर्थ का। बट जनरल एलिमेंट्स आपको क्या दिखते हैं, दो बॉडीज, और दोनों में से क्या कर रखी है, एक की अर्थिंग कर रखी हो। तो जनरली तो ये जो कैपेसिटेंस हम डिफाइन करेंगे किसका होगा,
इस सिस्टम का होगा। तो ये आपका जनरल अरेंजमेंट होता है, दिस इज योर जनरल अरेंजमेंट। ये आपके पास एक जनरल अरेंजमेंट होता है, दिस इज जनरल अरेंजमेंट। और आप जो कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो दैट कैपेसिटेंस इज ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम, ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम। तो कैपेसिटेंस किस पर चल रहा है, वो उस टू बॉडी सिस्टम का चल रहा होता है। अगर आप वो पंखे में लगा कैपेसिटर निकालोगे खोल करके, हाँ बिल्कुल, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब उसी कैपेसिटी क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो ना बस। ऑब्वियसली यही पर्पस होना चाहिए भैया। अब एक बकेट है और डिपेंडिंग ऑन उसका यूज क्या है, अब घर में ग्लास भी होता है, मग भी होता है, बकेट भी होती है, घर के ऊपर टंकी भी होती है, डिपेंडिंग ऑन यूज है ना। ऐसा तो है नहीं घर के ऊपर गिलास रख दें छत पे ले जा करके और पानी पीने की टंकी रख दें। तो वो भी चीज सेम वैसी क्या है, कैपेसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, उसके यूसेज पर। मैं मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी यूसेज। बट जनरल तरीका ये है आपके पास कि आप सिंगल बॉडी के जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली टू बॉडी सिस्टम वो क्या आते हैं, नजर आते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी देखोगे आप बोलोगे सर ये हमेशा एक अर्थिंग वाली चीज दिखाते हैं, क्यों होती है अब समझाता हूं, देखो जरा। तो हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज, कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज। तो तीन तरह के पढ़ते हैं हम इसके अंदर। पहला होता है आपके पास प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, और तीसरा होता है स्फेरिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट कैपेसिटर्स की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू अंडरस्टैंड। यूज में तो पता है कौन से आते हैं, प्रैक्टिकल यूज में सिलेंड्रिकल्स आते हैं, ये यूज होते हैं आपके प्रैक्टिकल यूज में, दे आर प्रैक्टिकल यूज में सबसे ज्यादा काम आपके सिलेंड्रिकल आते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा काम आपके ये, फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बेटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। बेटा अभी समझाता हूं अर्थिंग से होता क्या है। अब क्या होता है सर्किट में जोड़ने के लिए, जब आपका कोई सिस्टम सर्किट से जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली वो अर्थ से जुड़ जाता है। क्योंकि जितने भी सर्किट्स हमारे लगे हुए ना, उनमें से हमेशा एक न्यूट्रल वायर जाता है जो कि अर्थिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई अलग से वायर निकलता है अर्थिंग करने के लिए। पूछ रहा है कि जो फैन में कैपेसिटर लगा है वो भी अर्थ होता है क्या, तो वो पार्ट ऑफ अ सर्किट है। उस सर्किट का एक पोर्शन हमेशा कहां पर है, अर्थ से लगा हुआ है, बिल्कुल गेटिंग इट। और ऐसा क्यों होगा सोच के देखो, चलो एक मिनट। अब जैसे मान लो मैंने इस आउटर की अर्थिंग कर दी, तो इस आउटर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। लेकिन यहां चार्ज है, तो इन दोनों में क्या आएगा, एक, इन दोनों में क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो बीच में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या स्टोर करेगा वो, एनर्जी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगी, 0 होगी आपके पास, बस खत्म। ठीक है भाई, चलो तो पैरेलल प्लेट से चालू करते हैं। चलो देखो जरा, तो कैसे अरेंजमेंट बनाइए, ये अर्थिंग वर्थिंग सब आएगी अब उसके अंदर। देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, दिस सिंगल आइसोलेटेड प्लेट, ये प्लेट 1, इट्स अ सिंगल आइसोलेटेड प्लेट। चलो देखता हूं कितना रिवाइज करके आए हो तुम, इलेक्ट्रो आइसोलेटेड प्लेट। और इस पर मैंने ये चार्ज दिया Q। चलो बताओ Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q समझाओ मुझको कैसे होगा। Q/2 और Q/2, बिल्कुल। ये इधर आ जाएगा Q/2 चार्ज, और इधर भी कितना आ जाएगा, Q/2 चार्ज। तो क्या मैं इसको सरफेस 1 और इसको सरफेस 2 बोल दूं क्या, एक प्लेट्स की 2 सरफेसेस, पक्का, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा अब हमने क्या करा, ये तो एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट थी। नाउ हमने ये वाली प्लेट रखी, ये एक प्लेट, ये एक और प्लेट ला करके इसके पास रख दी। क्योंकि हमें तो पता है कि जनरल फॉर्म क्या है हमेशा, टू बॉडी सिस्टम।
अभी अर्थिंग नहीं कर रहा मैं, करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई। चार्ज मैंने सिर्फ इसको दिया है Q। अच्छा कितनी सर्फेसेस है हमारे पास अब? सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। चलो जल्दी बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जल्दी बताओ। दोनों आउटर सरफेस पे कितना कितना आएगा? आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा? Q/2 और याद है? भूल गए? ये तो स्टैंडर्ड केस था बिल्कुल, कि दो प्लेट दे दी, अगर उस पर टोटल चार्ज जो भी हमेशा कहां आ जाएगा? आउटर वाले फेसेस पर आ जाता है बिल्कुल। तो क्या क्या चार्ज आएंगे? यहां पर चार्ज आएगा +Q/2, यहां पर चार्ज आएगा +Q/2। किसी को ध्यान है अंदर की दोनों पर चार्ज हमेशा क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा बात बताओ, प्लेट 1 को कहीं से कनेक्ट करा क्या आपने? क्या प्लेट 1 कहीं से कनेक्ट करी है क्या? नहीं करी ना। तो उसका टोटल चार्ज तो क्या रहेगा? कंजर्व। अरे हाँ के ना। तो उस पर तो Q, अंदर कितना बचेगा चार्ज? +Q/2। अरे यार जब टोटल Q है, आपने कनेक्ट करा नहीं तो चार्ज को हवा में थोड़ा उड़ जाएगा। चार्ज कब जाता है? कोई कंडक्टिंग वायर देंगे तभी तो जाएगा ना भाई। हाँ, चार्ज फ्लो कराने का एक ही तरीका है ना कंडक्टर में तो। कि आप क्या करो, उसे कहीं से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, और P2 को कहीं से कनेक्ट करा क्या हमने? नहीं। इस पर टोटल चार्ज कितना था? 0 है। तो इस पे यहां कितना चार्ज आएगा? -Q/2। ये ध्यान दो जरा, ये कोई इस पर तो ये प्लस चल रहा है आपका, यहां पर भी प्लस चल रहा है, यहां चलता है माइनस, और यहां चलता है प्लस। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये सिस्टम दिया है, अंदर के फेसेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, और आउटर पर हमेशा इक्वल आएंगे। ये करा था क्या क्वेश्चन एक ऐसा? ये बताओ मुझे तो यार पहले, क्योंकि करा था तुमने, अकेले करा था क्या? क्योंकि बाकियों से तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है। ये अगर तुम ढंग से रिवीजन करके आए तो तुम्हें क्वेश्चन मिला होगा कि एक प्लेट दे रखी है, ये दूसरी प्लेट दे रखी है, इस पर कुछ चार्ज दिया कैपिटल Q1, इस पर चार्ज दिया कैपिटल Q2। वो आपसे पूछता है ये वाले चार्जेस बताओ, Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, और Q4। हर सरफेस पे चार्ज बताओ। तो ध्यान है क्या नहीं इसका प्रूफ? क्या लॉजिक था इसका? हेलो, क्या लॉजिक क्या लगाना है? किसी एक, तो किसी एक में क्यों? दोनों में। हाँ, लॉजिक क्या होता है कि यहां फील्ड क्या रहेंगे हमेशा? 0। कहां पर? जहां जहां पर क्या अवेलेबल है? मेटल। तो ये कॉपर की प्लेट है ना यार, कितनी पतली हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे प्लेट है तो उसके अंदर E0 होगा। तो सोच के देखो ना यार, उस E को 0 करने के आप सब कंडीशन जब अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता है आपको यहां पर कि Q1 और Q4 क्या होंगे? इक्वल होंगे। और Q2 + Q3 कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रोवाइडेड कि बाहर कोई एक्स्ट्रा फील्ड अवेलेबल नहीं है। अब मैं उस थ्योरी में नहीं घुसूंगा प्लीज, ठीक है? किसी को देखना हो, मैंने बोला था कि रिवीजन करके आए। आप अभी भी घर जाकर के चाहो तो क्या रिवाइज कर सकते हो? ये कंडक्टर प्लेट्स इलेक्ट्रो के लास्ट में दे रखे कुछ एग्जांपल्स, 2-3 दिन का टाइम है अभी हमारे पास, कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। बाकी ठीक है, याद से रटना हो तो वो तो हम यहां से भी रट सकते हैं, ठीक है सर ने बोला मान लेते हैं। पर मैं सोचता हूं कि आप जान के चलो, मानने के ज्यादा अच्छा है। तो +Q/2 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 -Q/2 पक्का? अच्छा वहां बताओ जरा, ये इस बीच वाले पोर्शन में बिटवीन द प्लेट्स, ये बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स देखो जरा, सरफेस 1 और सरफेस 4 का फील्ड कैंसिल हो रहा है कि ऐड हो रहा है? बिटवीन द प्लेट्स देखो जरा, बिटवीन द प्लेट्स अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट मैं ले रहा हूं बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ये ग्रीन पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो S1 और S4 का फील्ड देखो ना जरा, कैंसिल आउट हो रहा है या ऐड हो रहा है?
क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना यार। अरे तभी तो क्या, ये पॉजिटिव का इधर, इस पॉजिटिव का इधर, तो क्या हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, ES1 वेक्टर प्लस ES4 वेक्टर इक्वल टू कितना है, 0 है। पर नेट 0 नहीं है बिटवीन द प्लेट्स, नेट 0 नहीं है। किसके कारण आ रहा है, S2 एंड S3, बट ES2 प्लस ES3 इज नॉन जीरो। ये समझ में आ रहा ना, सरफेस 1 सरफेस 2। अरे हमने तो क्या मान लिया, उन दो प्लेटों को कितनी शीटें मान ली, 4 शीटें मान लो ना यार, बस खत्म। अब हर शीट का निकालना हमें आता है। क्या ये हमारा जनरल कैपेसिटर अरेंजमेंट बन चुका है क्या, या कुछ बाकी है, अर्थिंग बाकी है ना। अभी अर्थिंग कहां करी हमने। अच्छा एक चीज और बताओ जरा मुझको, ऐसे ही मान लो मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, ये आउटसाइड रीजन में, ये कहां है रीजन, आउटसाइड कैपेसिटर। ये रीजन कहां हो, एक तरह से आउटसाइड कैपेसिटर। तो इस आउटसाइड कैपेसिटर पे अगर मैं बात करता हूं, आउटसाइड कैपेसिटर सिस्टम, जरा देखना यहां ई किसके कारण आएगा। देखो S2 और S3 का फील्ड यहां पर आएगा या 0 हो जाएगा, सोच के देखो। 0 हो जाएगा ना यार, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। और शीट्स के फील्ड किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ चार्ज पे, दूरी पर डिपेंड तो करते ही नहीं है भाई। शीट तो इनफाइनाइट मान के चलते हैं ना हम। अच्छा इस प्लेट को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं क्या, हाँ। अच्छा ये हाथ इनफाइनाइट है क्या, हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ये हाथ इनफाइनाइट है क्या, नहीं ना। अच्छा चलो ये ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छा समझेंगे, अब बताना बेटा ऑनलाइन वाले कि हाथ इनफाइनाइट है कि नहीं है। हाँ बेटा, क्या है यही हाथ अब, दिख रहा है तुम्हें इसके अलावा कुछ और अब, हेलो हो गया क्या इनफाइनाइट। तो क्या है ये सब, रिलेटिव। वो बचपन में कहानी सुनी थी, एक विष्णु जी के अवतार आए थे, वो तीन पैरों से धरती वर्ती नाप ली थी कुछ कुछ। अबे तुमने पिक्चर भी देखी, तुमने कहानी भी नहीं सुनी, तुम क्या करके आए हो इतने सालों से, हैं पबजी खेल रहे थे 3-4 साल से सर, पता ही नहीं पड़ा वक्त का कि कब 11th क्लास पूरी हो गई है, हम तो पबजी में लगे रहे। चलो खैर एनीवेज, तो ये रिलेटिव है भाई। तो वो जो कहानियां भी हम सुनते हैं ना, वो रिलेटिव होती है एक्चुअली। क्यों इतना बड़ा हो गया कोई कि वो एक पैर से धरती रोक ली थी, एक पैर से कुछ और रोक लिया था। अरे वास्तव में तो भी ग्रेविटेशन में पड़ा हुआ ना, वो जो अर्थ को मोशन मिला है वो कभी रुक ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना तुम। तो ऐसा तो वो तो सिर्फ एक पिक्चराइजेशन है कि हाँ भी उन्होंने कुछ ऐसा करा था। क्या जनरल, अब ये मेरा हाथ पे उससे कम थोड़ा है अब इन ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है ना भाई। तो ये सब कुछ रिलेटिव है ना यार। एक्चुअली वो प्लेट की दूरी इतनी कम है कि वो ये छोटा सा पॉइंट उसके लिए क्या है, अपने आप में इनफाइनाइट हो जाता है। इस बोर्ड के बहुत पास जाओ, ये बहुत पास जाओगे तो उस पॉइंट के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूं देखना पड़ेगा, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो हो गया ना यार, 10-90 का मतलब कहां पहुंच गए हम, इनफाइनाइट पहुंच गए हम। तो एक सिर्फ एक रिलेटिव चीजें हैं बिल्कुल। कैमरा शिफ्ट हो गया, हाँ। अब बात तो सही कह रहे हो यार तुम, देख। हो गया क्या वापस, पहले धरती का मोशन रुक गया था, अभी घूम रही है धरती, ये नहीं वापस, ठीक है। थोड़ा सा और कर देते हैं, चलो ठीक है। तुम्हारे लिए तो पहले भी सीधा था शायद, अभी भी सीधा ही है ये, रिलेटिव होता है बेटा इसको, उनको पता पड़ रहा है कि हाँ हम सीधा हो गया है। चलो ओके, ये लो नेक्स्ट देखें जरा। चलो क्लियर ये चीज। तो अब आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, E ड्यू टू S2 एंड S3 तो क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, हमेशा चलेगा। इसीलिए पता है, सोच के देखो जरा, ये देखो जब मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये देखो ये इनसाइड पॉइंट, प्लेट के इनसाइड,
तो ये प्लेट के इनसाइड वाला पॉइंट, ये Q2 Q3 के लिए तो कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो इनका फील्ड कब जीरो होगा, जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। और सोच के देखो Q1 और Q4 का फील्ड कैंसिल आउट कब होगा, जब Q1 और Q4 क्या होंगे, क्या होंगे, Q1 और Q4 इक्वल होंगे। तभी तो फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे कुछ समझ में आ रही है बातें नहीं। ये वैसे इलेक्ट्रो का पार्ट था, फिर भी मैं वहां एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता रहा हूं। तो वहां देखो इतना सा यूज कर रहा हूं मैं सिर्फ, कि भाई एक पॉजिटिव का फील्ड अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो पॉजिटिव का फील्ड किधर बन रहा है, ये पॉजिटिव का फील्ड किधर बन रहा है, इस तरफ, पक्का। और नेगेटिव का फील्ड किधर बन रहा है, इस तरफ, पक्का। तो दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ES2 और ES3 इज नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं इन दोनों का देखूं, S1 और S4 का, तो S1 और S4 का फील्ड तो क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से कैंसिल हो रहा है ना यार। ये किसका फील्ड है, S1 या S4 का, S4। शीट दिख रही है तुम्हें चार, बस तो चार शीटें देखनी और कुछ नहीं करना है, वो शीट्स ऑफ चार्जेस। तो पढ़ता है क्या सही में, लग नहीं रहा तेरी आंखों से एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। कौन से बैच में है, P1 में है, तभी मेरे से थोड़ा घबराया हुआ बैठा है तू। चल कोई बात नहीं। घर पे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी तूने इतने दिन, सच बताना देख, कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा तेरे बोलने में, सच बोल रहा है। कैसे पढ़ता था घर पे, कैसे पढ़ता था घर पे, पलंग पे लेट के या, सच्ची बोल, है ना। तो टेबल कुर्सी पे पूरे टाइम, कभी कभी तो हमने, तो ऑप्टिक्स तो हमने शायद ऐसे ही पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, कॉपी उठा करके। और सच्ची बोल देख, झूठ नहीं बोल यार, तेरी शक्ल पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब घबरा के बैठा है, तो टेंशन में क्यों है, शक्ल ही ऐसी, टेंशन में नहीं हुए। नाम क्या तुम्हारा, श्वांत, ईशांत, और कहां से हो तुम, तो बिहार से। जब नहीं, बिहार के बहुत लोग आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो घबराए भी क्यों, लेकिन मतलब बिहार वाले एक्टिव रहते हैं भाई। मेरे खुद IIT दिल्ली में 2-3 बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंड दे आर प्राउड टू बी बिहारीज। तो ऐसे कोई, यहाँ वैसे भी कोटा में बहुत सारे लोग बिहार से पढ़ने आते हैं, तो तुम घबराए, बल्कि फैकल्टीज भी बहुत सारे जो हैं वो बिहार से हैं, कि पहले वो पढ़ने आए थे, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो राजस्थान से ही हुए हैं, और सिलेक्ट भी हो गया था। हाँ, तो नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली कोटा से, कोटा का एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो बिहार से आता है। पर इतने ऐसे उदास बच्चे मैं पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली। तुम भी थोड़े बड़े शान से बैठे हो, तुम भी शान से बैठे हो। ये जरूर है, पिछले 2-3 सालों में एक्चुअली 2-4 गैंग बन गए थे यहाँ पर, वो खत्म हो गए एक्चुअली। हाँ, बिहार टाइगर्स के नाम से गैंग चलता था बिल्कुल। तो ये कुछ कोटा की अच्छी बातें हुई है पिछले 1-1.5 साल में जो हुई है। मतलब लिटरली में, जब मैं शायद 2002-3 में पढ़ने आया था, तो सिर्फ पढ़ने का माहौल था। मैं तो चला गया था खैर 3 के अंदर, पर जो बच्चे आते रहे तो वो, भाई दिल्ली में जूनियर जो आते रहे तो कहते रहे कि भाई ठीक है, पढ़ने का माहौल है। कोटा में भी 2006-07 तक वैसा ही माहौल था। बट क्या है कि एक तो स्पेशली मेडिकल, कोई एज लिमिट ही नहीं है। वो 11th में आता है बच्चा, 11, 12, 13, 14, 15 करे जा रहा है भाई। ना तो पेरेंट्स को पड़ रहा है, ना उससे कोई फर्क पड़ रहा है। वो 3-3, 4-4 साल से, तो वो क्या होता है ना, फिर वो बेसिकली क्या होता है, आप कॉलेज तो गए नहीं, पर यार अब एज तो हुई ना, दादागिरी बाहर आने लगती है। वो तो एज आएगी ना यार, फर्स्ट ईयर के आपसे, बॉडी को तो लग रहा है ना, माइंड को तो कि मैं फर्स्ट ईयर में आना चाहिए था, उसको पहुंची नहीं, वो अलग बात है। तो वो पढ़े जा रहे हैं भाई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर 3-3, 4-4 साल से, तो क्या वो पढ़ाई का माहौल बहुत ज्यादा गंदा, डिस्टर्ब होने, ऐसा नहीं है। फिर भी मतलब ऐसे पिछले 12 सालों में बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए, बट होता क्या था कि जो बच्चा देखो सिर्फ पढ़ने के लिए आया ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। पर कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए आने लग गए थे कि हमें पढ़ना ही नहीं। और फिर क्या है, देखो जैसे कोई शरीफ सा बच्चा, इसके जैसा बच्चा आया पढ़ने हैं, 2-4 लेक्चर आया, समझ में कुछ आया नहीं, 2-4 टेस्ट दे दिए, नंबर आए ही नहीं, तो बिहार टाइगर्स वाले ले जाते हैं। बोले चल क्या फायदा, इसको भी लगता है क्या फायदा,
दो चार लेक्चर समझ वैसी नहीं आ रहा, नंबर वैसी नहीं आ रहा, तो पढ़ने का क्या फायदा। तो ये होने लग गया था। तो उस वजह से होता क्या था कि बच्चे को वो डिस्ट्रैक्शन का माहौल ज्यादा मिल जाता था। तो तुम ये मत सोचना दो चार की जो खत्म हो गया मुझे शुरू करके जाएंगे, हाँ हम नया गैंग बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। बट वो डिस्ट्रैक्शन का माहौल जो है। दूसरा फिर कुछ बुरी हैबिट्स भी हैं, स्मोकिंग वगैरह, जो कि ऑब्वियसली ये कोरोना से भी ज्यादा कंटीजियस होती है। तुम्हारा रूममेट स्मोक करके आता है तो बड़ा चिल है यार, चल मैं भी चलता हूं, कोई चिल नहीं है उसमें। राइट टाइम पर राइट एज पर हर एक चीज सही है, पर वो राइट टाइम और राइट एज मैं ये मानता हूं कि जब एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ एटलीस्ट। क्योंकि देखो यहां जब आए हो तो एक ही एम के साथ आएंगे, हमें अच्छे सिलेक्शन चाहिए, वो अलग बात है। हालांकि माँ बाप क्लास 8 से ही कह रहे हैं कि बेटा इस साल और पढ़ ले, इस साल और पढ़ ले, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो पता नहीं कब होगा, बट फिर भी जब तक मैच्योर, मैं नहीं मानता कि इस समय पर आप पूरे इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम उन बुरी आदतों को पालना तो आसान होता है बेटा, पर उसको आगे कंटिन्यू करके और उसको अपने कंट्रोल में रखना वो इतना आसान नहीं होता। तो कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है, कॉलेज में जाकर के क्या है, देखो वो 3-4 साल जो है इंजीनियरिंग के, वो फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। कॉलेज आगे हो 4 साल के 5 साल में निकल जाओगे। पर यहां द अमाउंट ऑफ फीस जो पेरेंट्स ने भरी, और हम खुद से आए ना यार कि मुझे जेईई की तैयारी करनी है, कॉलेज जाना तो मजबूरी है, जो ग्रेजुएशन करना ही है ना। अब क्या करोगे, 12वीं पास थोड़ा घूमोगे, ना नौकरी मिलेगी ना, समझ जाना, 12वीं पास, अच्छा ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो हमें करना ही है, वो मजबूरी है। कोटा आना मजबूरी नहीं थी, जेईई की तैयारी करना मजबूरी नहीं थी, पर करिए ना, कर रहे हैं ना। हो सकता है कुछ 2-4 लोग मजबूरी से भी कर रहे हो कि पापा मम्मी ने बोला नहीं तो यही करेगा। अब चलो पापा मम्मी के बोलने से भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन में तो नहीं ना भाई। या तो साला ऐसा क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि पापा मम्मी बोलते नहीं यार तू क्रिकेट प्लेयर बन सकता है, तो जा क्रिकेट खेल, या ऐसा कोई डांस हम बहुत अच्छा कर रहे होते, या कोई और टैलेंट हमारे अंदर होता, तो कुछ नहीं दिखाता यार चल पढ़ ले ढंग से। तब जब काम एक करना है तो फिर उसको पूरी शिद्दत से याद करो। और ये एक मैं मानता हूं कि बाकी उस 1-1.5 साल के अंदर वो जो डिस्ट्रैक्शन था बच्चे के लिए वो कम हुआ है, मतलब वो कम हो जाएगा काफी, क्योंकि फर्क पड़ता है वो गलत माहौल के अंदर। और इजी है ना यार, कंफर्टेबल जोन है, ठीक है, पेरेंट्स के पैसे खर्च करने और क्या करना है, पढ़ाई तो वैसे भी टफ काम है, और पढ़ के भी सवाल तो हो नहीं रहे। तो समझना ये है एक तो कि अगर हम क्लास आए 3 लेक्चर आए नहीं समझ में आया तो पहले टीचर से मिल लो। होमवर्क कर रहे हैं सवाल नहीं हो रहे तो क्या होमवर्क नहीं कर रहे तो सवाल हो जाएंगे क्या? हम पढ़ रहे हैं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या पढ़ाई छोड़ने से नंबर आ जाएंगे क्या? इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या चल रही है, कोई ना कोई कमी है, बस खत्म। तो बहुत सारे लोग हैं वो ऑफलाइन के अंदर, यही तो एक फायदा था, वो बहुत सारे लोग हैं मेरे, मतलब मैं एक टीचर हूं तुम्हारा, मुझसे आकर के बात कर सकते हो, और भी कई तरह के काउंसलर्स बैठे रहते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो वो पढ़ाई जो है ना बस उसको अपना मेन मोटिव लेते हुए चलो। मार्क्स तो शायद और 2-4 महीने नहीं आएंगे, और मार्क्स चाहिए भी कितने, देखिए तो हमने कट ऑफ 30% पे तो जेईई में सिलेक्शन हो जाता है। क्या कुछ बोला कोई? नहीं, 30% मार्क्स पे आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है। 30-40% जनरल कैटेगरी आराम से मिल जाती है, और 25% तो रिजर्वेशन वाले हो तो 25 से 30% मार्क्स पे तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा, अगर आप रिजर्वेशन वाले हो तो। और 40% समथिंग मार्क्स आ गए, लेकिन वो इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ में, ये नहीं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया। फिजिक्स तो खैर तुम्हारा बहुत अच्छा मैं होने नहीं दूंगा, मैथ्स और केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा हो गया है, तो सिस्टर ने क्या बोल दिया कि फिजिक्स से तुम्हारा बहुत अच्छा होने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं, मतलब इन जनरल कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए तो पर ये मत करना कि बाकी 2 से कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो ओवरऑल हेरिक में कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, बट मार्क्स चाहिए कितने? आपने उस जेईई एडवांस के अंदर 18 में से अगर 5 सवाल सही कर दिए ना तो जेईई में पक्की सीट है आईआईटी के अंदर, 100% सीट मिल जाएगी किसी न किसी आईआईटी के अंदर। तो यार तैयारी तो अपने कैलिबर के हिसाब से होगी ना यार, सारे तो कोई टॉपर्स बैठे नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, अपने कैलिबर को पहचानते हुए हिसाब से तैयारी करनी होती है, और यही जिंदगी में सक्सेस का उसूल है। तेंदुलकर को उसके पेरेंट्स ने पढ़ाई में बैठा दिया होता तो तुम जानते भी नहीं कौन है वो। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है हमें तो, और ऐसा नहीं है कि हम आईआईटी में कोई लोअर रैंक पे पहुंच गए तो वंस यू आर इनटू एन आईआईटी यू आर एन आईआईटीएन, बस वो फिर आप आईआईटीएन हो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए आईआईटीएन हो। अब ये हमें समझना है कि यार लड़ाई मुझे किसके आपसे लड़नी है, मेरा कंपटीशन किसके साथ है, मुझे तो वो देखते हुए चलना है। तो खुद के साथ करो कंपटीशन सिर्फ कि यार मेरे में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरे को देखते हुए चलोगे तो वो कभी ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमसे अच्छा तो हमेशा मिलेगा।
और जो तुम्हारे लिए अच्छा है उससे भी अच्छे कहीं घूम रहे हैं। तो अपने आप में इंप्रूवमेंट देखते हुए, और बहुत मुश्किल नहीं हो जेईई में सिलेक्शन। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर तो सारे करने हैं, हमें ऑब्वियसली आते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि हमने कम करे। हाँ तो 12-13 बेटा कर देते हो सही हर सब्जेक्ट के अंदर, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बेटा अमित सिंह तुम क्या टॉप कर रहे हो क्या हर साल ये JP02, मतलब JP02 के एग्जाम में? बेटा अमित सिंह तो क्या रैंक आती है तुम्हारी? JP02 कंबाइंड तुम्हारी रैंक लिस्ट क्या आती है? कंबाइंड आती है? JP02 की आती है? JP01 के साथ आती है? नहीं 02 की अलग आती है ना। अब JP01 के साथ आया करेगी, अब हमने पेपर कॉमन कर दिए। हाँ 10 के अंदर आती है ना, तो बस ठीक है ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से कि भाई जो JP02, हालांकि मैं PA2 पढ़ा रहा था, तो उस बैच को मैंने यही बोला है कि भाई 100+ बच्चे आते थे उसके अंदर, कि 8-10 बच्चे हैं तुम में से सिलेक्ट हो सकते हैं। और PA1 अब आकर के मिला है तो 50 एक बच्चे और आए हैं। तो अभी डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सेज में ही कमेंट करूंगा, भाई तो कोई कमेंट करूंगा नहीं, बट हाँ 50 आए हैं, हो सकता है 4-5 तो ऐसे और होंगे ना जो सिलेक्शन के लायक हैं, तो उतनी सिलेक्ट होते हैं। वो कह रहा है मैं टॉप 8-10 के अंदर आता हूं, तो ठीक है। तो आपको तो अपने रिलेटिव में तैयारी करते हुए चलनी है हमेशा, उस हिसाब से तैयारी करोगे तो अपने आप मार्क्स भी अच्छे आने लगते। वरना एक प्रेशर होता है दिमाग में हमेशा, क्या मेरे तो इतने सवाल सही होते ही नहीं है, पिछली बार से इंप्रूव करो बस, जितने पहले सही करते थे उससे अब। और मेरे ख्याल से और कुछ हो के नहीं हो, शायद 12th जो है वो 11 से काफी बेटर लग रही होगी, शायद, ऐसा तो मैं मानता हूं। क्योंकि मैकेनिक्स तक का पार्ट आप सबने पढ़ा था ऑनलाइन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अभी J00 मेरे पास चल रहा है, मतलब 11th का टॉपर बैच। एक TCH और है, वो तो खैर HODs का ट्रेंड होता है। बाकी नेक्स्ट जो 11th का बेस्ट बैच है वो मेरे पास ही चल रहा है। अभी उनका चालू हो रहा है अब सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आती, मतलब आई एम थैंकफुल कि ऑफलाइन चालू हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क पावर सर्कुलर तक तो मैंने उनको ऑनलाइन पढ़ा दिया। बट एक अच्छे बच्चे को अगर मैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन भी ऑनलाइन पढ़ाऊं, पढ़ा तो मैं दूंगा अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ में, वो भी बेस्ट समझ लेगा। बट दीज आर वो चैप्टर्स जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन डिजर्व करती नहीं है यार। रोटेशन मोशन जैसा चैप्टर क्या ऑनलाइन पढ़ेगा बच्चा? फील तो ही आएगी ना क्लास में आकर के। तो इसलिए वो फिर भी 12th जो है आपकी बेटर लग रही है, क्योंकि वो 11th का एक बहुत बड़ा पोर्शन तो था ना। थर्मो ऑनलाइन पढ़ लो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्या है वो PV=NRT, उसके तो सिस्टम से थ्योरेटिकल ज्यादा चल रहे हैं। करंट को ऑनलाइन पढ़ा कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और ऑप्टिक्स के टाइम पर क्या थे, शायद ऑफलाइन आ गए थे मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए। ऑप्टिक्स समथिंग जो कि ऑफलाइन में ज्यादा मजा आएगा, ऑनलाइन तो पागल हो जाओगे, क्योंकि एक तो बोर्ड की क्लियरिटी, साला समझ ही नहीं आएगा कि रियल लाइन है कि इमेजिनरी लाइन है, समझ ही नहीं आएगा ना। तो रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है, वही आधी दिक्कत तो वही शुरू होगी। खैर वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो एक इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ में मिनिमम, वो सब चीजें भी नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता हूँ चैप्टर्स के अंदर। तो अब तो खैर बचाओ। अब अभी बहुत अच्छी बात है कि दोबारा मैग्नेटिज्म जो है वो ऑफलाइन पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज एक्चुअली एंटायर QV क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट। 2 हफ्ते मैग्नेटिज्म के अंदर। आज क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं? हाँ, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट आता है A क्रॉस B, तो मैग्नेटिज्म यूं हो जाएगा। बट उस मैग्नेटिज्म के लिए मुझे डायरेक्शंस दिखाने हैं, सारी चीजें तो ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ऑनलाइन वाले तो बेचारे बैठे हैं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना भाई। हाँ तो वो अगेन मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो हाँ भाई, तो ES2 + ES3 = क्या हो गया? 0 हो गया। थोड़ा अच्छे हंसते मुस्कुराते बैठा कर यार, मतलब हाँ देख तू हंस नहीं रहा था तो इतना बड़ा, इतनी देर से मैं बातें करता रहा। चलो भाई, हाँ अगला क्या बनेगा? और ES1 + ES4 क्या होगा? नॉट 0। क्यों? ये क्या बनेगा? नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो बनेगा? दोनों के क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, ये जो एरिया है आउटसाइड कैपेसिटर, क्या इसको मैं सराउंडिंग बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको सराउंडिंग बोल दूं? ठीक है ना। ये एरिया क्या बन गया? एक तरह से सराउंडिंग एरिया बन गया। दिस इज दी सराउंडिंग्स। अरे पक्का? चलो, तो ये तो एक स्टेप था, एक प्लेट थी। सेकंड स्टेप, तो ये स्टेप 1 क्या करा आपने? इसके पास में ला करके एक और प्लेट रख दी। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 कि इसके पास में आपने क्या ला करके रख दी? एक और प्लेट रख दी। स्टेप 3 पे क्या करूं मैं? किसकी अर्थिंग कर दूं? देखो कौन से वाले की अर्थिंग करी है? कंडक्टिंग बॉडी 2 की। वो दूसरी प्लेट की क्या कर दूं मैं? अर्थिंग कर दूं। अब यार कॉमन सेंस भी जरूरी है। मालूम पड़ा जो सवाल आया उसमें P2 को तो 4 से दिया,
और फिर कह रहा है किसकी अर्थ, हाँ सर ने कहा था सेकंड वाले की अर्थिंग करनी है। अबे सारा चार्ज कहां चला जाएगा, जमीन में। हाँ, उसको नहीं छेड़ना है। कॉमन सेंस भी तो जरूरी है ना यार भाई, बस। तो क्या कर देंगे, अब इसको कोई चार्ज मैंने नहीं दिया था, मैंने किसको चार्ज दिया है, P1 को। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो इसकी अर्थिंग करता हूं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है अब आपके पास। इसकी अर्थिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, इस सरफेस का पोटेंशियल भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी बात बताओ ना मुझको जरा। तो इसका मतलब एक बात बताओ, यहां और यहां सेम पोटेंशियल है, तो इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो सराउंडिंग रीजन में, ये तो आउटसाइड कैपेसिटर हो गया ना एक तरह से, तो सराउंडिंग रीजन में आपको पोटेंशियल क्या चाहिए। अच्छा, सराउंडिंग का मतलब है एनीथिंग आउटसाइड कैपेसिटर। ऐसा नहीं है कि यहां से कनेक्ट करूं, अरे यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कुल मिलाकर के उस प्लेट का पोटेंशियल और इस सिस्टम का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो आपको सराउंडिंग फील्ड क्या करना है, जीरो करना है। अब सोच के देखो ना, ई सराउंडिंग किसके कारण आता है, ई सराउंडिंग किसके कारण आता है, S1 और S4। तो ई सराउंडिंग कब जीरो होगा, जब ये दोनों क्या हो जाए, जीरो जीरो। इनको जीरो जीरो कर दो। अभी भी प्लेट 1 को कहीं से कनेक्ट कराए क्या मैंने, नहीं, उसका चार्ज तो आज भी क्या है, कंजर्व। तो कितना है उस पर टोटल चार्ज, प्लस क्यू। अब अगर यहां प्लस क्यू है तो यहां अंदर कितना होगा, माइनस क्यू। और ये आपके पास बनता है बेसिक कैपेसिटर अरेंजमेंट। तो कोई मुझसे पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, क्यू। नेट चार्ज कितना है, जीरो। बट चार्ज ऑन कैपेसिटर, अरे चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब है वो चार्ज जो आपने दिया। आपने तो क्या दिया था, क्यू दिया था। ये तो क्या हुआ है, इसने इस प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस क्यू आ गया। क्यों आ गया, आपने इसको किससे जोड़ दिया। ये देखो अभी इस समय पर इस स्टेप 2 के बाद में टोटल चार्ज कितना है प्लेट 2 पर, जीरो है। क्यों, क्योंकि आपने उसको कहीं से जोड़ा ही नहीं, उस पर कहीं से चार्ज आ ही नहीं सकता। मैग्नेटिज्म पूरा पहले ही पढ़ लिया है सर ऑनलाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा। ठीक है, तो अब आपको ये प्लस क्यू और माइनस क्यू नजर आएंगे। और ये आप, अच्छा बात बताओ जरा मुझको, अगर यहां कोई स्विच लगा हुआ होता और उस स्विच को अगर मैं ओपन कर दूं, अब अगर ओपन भी कर दूं तो क्या अरेंजमेंट चेंज होगा, यही रहेगा। तो अक्सर क्या होगा, आपको हो सकता है अर्थिंग दिखाई नहीं, वो अंडरस्टूड है, अर्थिंग कर दी, जीरो जीरो हो गया, अंदर प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया, और उस अर्थिंग को क्या कर दिया, हटा दिया। तो कोई चीज क्यों चेंज आएगा, कोई उसको जरूरत ही नहीं ना। अल्टीमेटली बात बताओ, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे इन दोनों का। तो ई सराउंडिंग क्या चल रहा है, जीरो। और प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, प्लेट के अंदर जीरो रहे। ई जीरो प्लेट के अंदर, तो ये प्लेट के अंदर तो अपने आप देख लो ना, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। तो प्लेट के अंदर तो क्या आएगा, फील्ड हमेशा जीरो ही आ रहा है, खत्म। तो ये बेसिक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इवन इफ नाउ स्विच ओपन्स, अगर मैं स्विच को अब ओपन भी कर दूं, इफ नाउ स्विच ओपन्स, नो चेंज इन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इवन इफ नाउ स्विच ओपन, बेटा बिटवीन क्यों जीरो करेंगे मेरे भाई, इस प्लेट का थोड़ा ना जीरो हुआ है पोटेंशियल। क्या जीरो, आउटर पे, यहां पोटेंशियल जीरो, बता रहा हूं। ये प्लेट और ये दोनों किस पर चाहिए, सेम पोटेंशियल पे, तो डेल्टा वी जीरो। अब देखो ऐसा है, वैसे तो सही बात यह है कि ये डिटेल्ड नॉलेज कोई कभी देता ही नहीं है, कि बहुत लिमिटेड जगहों पर अवेलेबल है। डेल्टा वी जीरो करना है, डेल्टा वी इज व्हाट, ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर में से अगर ई क्या हो जाए, जीरो, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। वो ई कौन सा वाला, सराउंडिंग वाला। और सराउंडिंग का फील्ड किस पे डिपेंड करता है, S1 और S4 पे। तो एक ही तरीका ना जीरो करने का, वो क्या तरीका है कि आउटर पे चार्जेस क्या कर दो, जीरो कर दो। और यही अर्थिंग में होता है कि जितनी भी आपके फ्रिज वगैरह सब बॉडीज, जो कंडक्टिंग बॉडीज कनेक्टेड हैं, उसकी सरफेस पे आपको कभी चार्ज थोड़ा मिलेगा। सरफेस पे चार्ज होता तो आपको क्या लग रहे होते,
करंट्स लग रहे होते। ये अरेंजमेंट होता है। उस न्यूट्रल वायर का पर्पस ये होता है कि वो चार्ज कभी भी कहां नहीं आए, आउटर सर्फेसिस पर ना आए। खत्म। चार्ज तो चल ही रहे ना यार, जितने भी डिवाइसेस हमारे पास लगे हुए हैं। ये मेटल ही की तो है, और क्या है। ये ऊपर जो लग रहा है वो मेटल है। मैं तुम्हें बोलूं उसको टच कर लो तो बिना डर टच कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा है। उस पर कोई चार्ज थोड़ा घूम रहा है। बल्कि जब अर्थिंग हट जाती है तो वो करंट महसूस होने लगता है हमको। तो कभी कभी अचानक वो इसी बेस पे पता लगता है कि हाँ यार अर्थिंग हट गई है। घरों में कभी कूलर के वहां से या एसी लगा हुआ तो उसके वहां पे करंट महसूस होने लग गया, तो जनरली क्या होता है, वो आप इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं आपका अर्थिंग का वायर डिस्कनेक्ट हो गया है। उसका पर्पज ही क्या था, उस एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करा देना, जमीन में फ्लो करा देना। ठीक है चीज। तो इसमें बहुत सारा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास क्या बन गया, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ अ कैपेसिटर। बस खत्म। अंदर के दोनों फेजेस पर क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। खत्म। बस आउटर पर क्या चल रहा है आपके पास, जीरो चल रहा है। आपने अर्थिंग दिखा रखी है तो बस दैट्स इट। क्योंकि अभी और इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी धीरे धीरे। गेटिंग इट। बट अगर अर्थिंग दिखा दी है तो ये जीरो और ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। बस खत्म। अच्छा आप सोच के देखो, जब एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में ऑलरेडी एक टर्मिनल नेगेटिव, एक टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो किसी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं। करा भी तो है हमने करंट के सवालों के अंदर। तो जब सर्किट कनेक्ट करेंगे तो अपने आप उस चीज को दिखेगा। हम सर्किट में भी समझेंगे इस बात को। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है कि आपको हर बार अर्थिंग करी हुई चीज नजर आए। बट स्टैंडर्ड कैपेसिटर अरेंजमेंट यही होता है। तो हमें क्या नजर आ रहा है अरेंजमेंट के अंदर, बता दूं इसको सबको। स्क्रीनशॉट 4 ले लो, ये स्क्रीनशॉट 4। तो देखो जरा, राइट बॉटम कॉर्नर पे इफ नाउ स्विच ओपन, इफ नाउ स्विच इज ओपन, अरेंजमेंट क्या रहेगा, अभी भी सेम। ये तो क्लियर है ना यार कि स्विच को हटा भी दूं तो भी अब अरेंजमेंट चेंज, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या चल रहा है आपके पास, जीरो चल रहा है। खत्म। ये चीज क्लियर रखें अपने कि अगर मैं स्विच को ओपन भी कर दूं तो अक्सर क्या होगा, हमें अर्थिंग दिखेगी नहीं, क्योंकि अर्थिंग कर दी और उसको उसके बाद में क्या कर दिया, हटा दिया। खत्म। लेट्स इट। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो जरा। तो क्या होता है आपके पास, ये मिटाओगे सबको। तो देखो जरा, तो पैरेलल प्लेट पे क्या समझ में आया मुझको, स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट क्या दिख रहा है हमको, स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट। आपको क्या दिखेगा कि दो प्लेट्स दे दी, प्लेट 1 प्लेट 2। आपने इसको कोई क्यू चार्ज दिया, इसको कोई क्यू चार्ज दिया। यहां पर हो सकता है कि स्विच ओपन हो या क्लोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब अर्थिंग कर रखी है। स्विच को क्लोज कर दिया, बाद में क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया। ठीक है ना, बेस को क्लोज कर दिया, ये स्विच क्लोज हो गया। और देन ओपन कर दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड देन ओपन, एंड देन ओपन। तो क्या दिखेगा आपको स्टैंडर्ड अरेंजमेंट, तो बिल्कुल यहां पर चार्ज दिखेंगे जीरो जीरो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। और केयरफुल रहना, हो सकता है वो ऐसे दिखा दे कि यहां से जोड़ दिया। अरे वो तो कंडक्टिंग बॉडी है, एंटायर कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल। तो इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या चल रहा है, जीरो ही चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अर्थिंग में यहां से दिखा रहा हूं, यहां से या यहां से। हमें तो ये समझना है कि सराउंडिंग वाला फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बस खत्म। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एलिमेंट आपको लेते हुए चलना है, ये वाली चीज का। खत्म। इसको चाहो तो आप यूं भी दिखा देते हैं, अक्सर यूं दिखाया जाता है, और इसको यूं शो करते हैं। अब देखो बार बार तो कोई थिकनेस दिखाएगा नहीं, प्लेटें दिखा देगा, यहां पर दिखा देगा प्लस क्यू, और यहां दिखा देगा कितना, माइनस क्यू। डेट्स इट। खत्म। बस। हो सकता है अर्थिंग दिखाई जाए, हो सकता है अर्थिंग ना दिखाई जाए। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और क्या बताएगा उसके अलावा, उसके अलावा बोलेगा इनके बीच की दूरी दे देगा डी। ज्योमेट्री आ गई। ये एरिया दे देगा ए, एरिया दे देगा ए। अब देखो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे हमसे यहां पर बेस्ड। पहला सवाल, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोलूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन, हटा दो इस को।
तो एक बात बताओ, क्या सिंगल प्लेट का भी कोई कैपेसिटेंस होता है क्या? सिंगल प्लेट का, सिंगल प्लेट का होता है ना, बिल्कुल। बट हम क्या अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं? दो प्लेट सिस्टम का, बिल्कुल, जिसमें से एक को क्या कर दिया आपने? अर्थ कर दिया, ताकि कैपेसिटेंस क्या कर सकें? बढ़ा सकें। बिल्कुल, हम पर डुअल प्लेट रहे हैं। और ये ऑनलाइन वाले, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि बाय चांस तुम्हारे डाउट पर नहीं ध्यान दिया गया, मतलब एक आध तो छूट जाए, कोई बात नहीं, मतलब बाय चांस इग्नोर हो जाओ तो कॉल कर देना, नंबर है तुम सबके पास। अरे कहीं से भी कर दे बेटा, अर्थिंग, यही तो समझा रहा हूं। पोटेंशियल तो पूरी बॉडी का क्या होगा? जीरो, बस खत्म। और आउटर आउटर पर जीरो जीरो आएगा, अंदर में प्लस क्यू और माइनस क्यू, बस खत्म। ये स्टैंडर्ड पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट होता है। हाँ भी, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा किसी ने तो क्या आंसर दूंगा? क्यू। आपने कितना दिया है? क्यू दिया है। दूसरा किसी ने पूछा नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये कितना आया? जीरो। पक्का? अच्छा, तीसरा पॉइंट उसने पूछा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे बिटवीन द प्लेट्स, क्या जीरो जीरो कर रहे हो? नंबर भी जीरो आ जाएंगे तुम्हारे। बिटवीन द प्लेट्स ये कितना है? ई नॉट, ये ई नॉट या ई नेट कर लें इसको, हम ई नेट बोलते हैं, चलो। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? ये सरफेस है ना यार, क्या क्या सरफेस है? S1 S2 S3 S4, ये S1 S2 S3 S4, तो किससे करना आएगा ये? ई नॉट ड्यू टू ES2 वेक्टर एंड ES3 वेक्टर। अरे हाँ के ना, तो बताओ ना जरा, ES2 किधर होगा? ये ES2 इस तरफ, और ES4 भी किधर होगा? इधर ही तो होगा ES4 भी, ES3 सॉरी, हाँ थ्री थ्री लिखा है ना, सही लिखा है बिल्कुल। S1 और S4 तो वैसे भी जीरो जीरो हो गया, उस पर तो सिग्मा ही जीरो चल रहा है। तो क्या बनेगा भाई? ES2 कितना है जरा बताना तो। शीट, ड्यू टू अ शीट कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बना ये? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, जिसमें सिग्मा की वैल्यू क्या चल रही है? क्यू बाई ए। तो क्या आ रहा है? ई नेट बिटवीन द प्लेट्स, तो ई नेट बिटवीन प्लेट्स, तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, इस पॉइंट पर मैं ई नेट निकालना चाह रहा हूं। तो कितना आ रहा है ई नेट हमारे पास? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ के ना, पक्का? तो एक बात बताओ, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अरे बोलो, है क्या? अरे है ना यार, प्लेट 2 तो जीरो पर है, प्लेट 1 दोनों जीरो पर है। बीच में क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में तो क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना। अरे यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या स्टोर होने वाली है? एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो क्या होगा? कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो बहुत जरूरी है। तो ये अगली चीज पूछता है, डेल्टा वी बिटवीन प्लेट्स कितना है? डेल्टा वी बिटवीन द प्लेट्स कैसा फील्ड है ये? यूनिफॉर्म। अरे ई नॉट इंटू डी, कब बताया था? कल बताया था। और कल जो बताया था वो क्या था? जो 4 हफ्ते पहले बताया था उसका रिवीजन था, तो मुझे उसको बताने की वापस जरूरत अब नहीं है। ई नॉट डी इक्वल टू क्या बन गया ये? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये जो डेल्टा वी बिटवीन द प्लेट्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं, दिस इज द पोटेंशियल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी का मतलब है द कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ। तो जो डेल्टा वी की जो अनदर लैंग्वेज है ना, इसी की अनदर लैंग्वेज होती है दिस डेल्टा वी इज ऑल्सो नोन एज द कैपेसिटेंस। वो उनसे पूछे, द कैपेसिटेंस इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ, टू अ पोटेंशियल ऑफ। तो वो जो V है ना, वो एक्चुअली V क्या है? डेल्टा V बिटवीन प्लेट्स।
यही मतलब होता है इस चीज का। क्योंकि बेसिकली देखो, समझो जरा, एक प्लेट तो आपने क्या कर दी, एक प्लेट की तो आपने क्या कर दी, अर्थिंग। तो पोटेंशियल कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ का मतलब क्या हुआ, उन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है उस चीज की। तो क्या है, कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ V विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या वैल्यू आ रही है भाई आपके पास, ये आ गया Q। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमसे किसी ने बोला, वो कहता है कोई लैंग्वेज आई, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। इसका मतलब ये 50 वोल्ट क्या है, ये 50 वोल्ट क्या है, डेल्टा V बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू व्हाट, 50 वोल्ट। ये मीनिंग है इस चीज का, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। तो क्या मुझे तो क्या मैं इसको एक तरह से V मान लूं, V ऑफ कैपेसिटर। तो जरा मुझे कैपेसिटेंस बता दो कितना है, C इक्वल्स टू, बताओ जरा क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाय V। जरा करना था Q बाय V, Q बाय V क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ किस पे, एरिया और डिस्टेंस, यानी कि डायमेंशंस और परमिटिविटी पर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस वैक्यूम की परमिटिविटी। आप अगर पंखे वाला कैपेसिटर खोलोगे, अब एक तो समझदारी दिखाना, पंखे से उतारने की जरूरत नहीं है मकान मालिक के, फिर बोलोगे 2 दिन बाद आपका पंखा खराब होगा। और ये कोटा के मकान मालिक समझदार हैं, उनको पता है कैपेसिटर खोल लेते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। कई आए तुम्हारे जैसे, आधे तो मकान मालिक हैं जो इंजीनियर्स भी बन चुके हैं। तो खोलना मत उनका, बाजार से खरीद सकते हो। हाँ ज्यादा महंगा नहीं आता है कोई। उसको तोड़ोगे ना तो तुम्हें इसमें सिलेंडर के बीच में कागज भरा हुआ मिलेगा, वो 2 सिलेंडर में कागज भरा हुआ, कागज क्या अपने आप में डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम याद है ना, पानी नहीं भरते, हाँ वो लीक कर जाएगा कि भाई पंखा पानी पे चलता है, नहीं। वो कैपेसिटर के बीच में कागज भरा हुआ मिलेगा आपको, वो कागज क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक। क्या बढ़ जाएगा उससे, ये एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है भी, यहां तक की बातें। तो अब ऐसा है कि हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैं होमवर्क रेडी कर देता हूं। तो तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क है, 2 दिन क्लास नहीं है ना, होमवर्क तो खूब मिलता है तुम्हें, आप हॉलीडे होमवर्क की बात करते हो। तो क्या करेंगे, एक तो हम करंट की शीट से, देखो ऐसा है कि एक्सरसाइज 2 मैंने थोड़ी डिस्कस करी है और सेक्शन F में डिस्कस कर चुका हूं, पर हम तो कॉमन बात पे बात करते हैं। तो करंट की शीट से आप तो एक्सरसाइज 3 खत्म कर लो एक बार, बाकी जो करनी हो करते रहो, पर मैं पहले इस पे फोकस करूंगा। तो करंट की शीट से एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लें हम, ठीक है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, डीपीपीज जो है, अब देखो ऐसा है कि सबके अलग अलग नंबर की हुई है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, ये मेरे बैच वाले भी कुछ 20 यहां तक मैं उनको दे चुका हूं। तो एक बार क्या है कि हम तो नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी में 15 हुई है, किसी में 25 हुई है, मेरे यहाँ पर 26-27 हो रखी थी। हम तो एक काम कर रहे हैं, तुम तो कौन सी चल रही है अभी, A31 चल रहा है ना हमारे पास, A30 चल रहा है ना। आप तो डीपीपी के अंदर देखो, इसके अलावा ऐसा है कि मैं करंट की मतलब मैं एचसीवी डिस्कस नहीं करता, पर मैंने बच्चों को बोल रखा है जिसके पास टाइम हो वो 12th का टॉपिक एचसीवी से करता रहे, तो एचसीवी से करते रहे। बाकी एक काम करें, डीपीपी 831 ऑनवर्ड्स हम चालू करेंगे अब, ठीक है, 831 ऑनवर्ड्स। और मेरा फोकस जो है, तो 831 से लेकर के 835 तक आप कर लें। और अगेन मेरा जो फोकस है, मैं जो डिस्कशन करूंगा वो मैं फिलहाल सिर्फ 12th के सवाल करूंगा, खत्म। क्योंकि टाइम लिमिटेड टाइम है, मैक्सिमम चीजें हमें सीखनी है। अगर मैं 11th में घुसता हूं तो एक ही डीपीपी 45 मिनट खाती है कम से कम, और ये डीपीपी की सच्चाई है। पर ऑलरेडी ऑनलाइन चीजें स्लो चली है, ये तो हम तो 1-2 लेक्चर सिर्फ इसलिए स्लो चले क्योंकि वो नया बैच आकर के बैठ गया है, वरना PA2 होता। बट ठीक है, तब भी अरे समझ में आ रही 2 दिन से बातें कि नहीं, ये आज तो हमने पूरी क्लास पढ़ी है, ठीक है। 1-2 लोग हंस नहीं रहते, मुस्कुरा नहीं रहते, अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे बच्चे, हाँ मुस्कुराते बैठा करो। तो समझ में आ रही है बातें नहीं, पक्का।
क्लियर है सब? तो ये 31 35, बट मेरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा 12th क्वेश्चंस पर। तो कम से कम एटलीस्ट उनको हम इंप्रूव करते हुए चलते चले, ठीक है ना? तो यहां से शुरू करते हैं हम आगे का काम। तो होमवर्क है अपने, करते रहो, ठीक है ना भाई? चलो, ओके क्लास। पोटेंशियल ऑफ के बाद ये रहा, अ कैपेसिटेंस इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। क्लास खत्म है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बेटा अनमोल मिश्रा, अब तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, अब तुम फंस गए हो। अरे वो एक मिनट, कोई हॉलीडे नहीं है? अरे मैं नहीं हूं 2 दिन, फिजिक्स की क्लास नहीं है, वो कह रहे हैं हॉलीडे किस बात की है? छुट्टी मत कर लेना भाई। हाँ, ये स्क्रीनशॉट 5 ले लेना जरा, स्क्रीनशॉट 5। वो तो फिजिक्स की क्लास नहीं है बस।